हाउ आर यू प्रिया जी? मुझे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें जाननी थी क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में आज क्लैरिटी नहीं है कहीं न कहीं मैं देखता हूँ, फ्रेशर्स को तो बिल्कुल ही नहीं है ना? यंगस्टर भी मैं देखता हूँ बहुत सारा पैसा जो है नई चीज़ों को खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। आईफ़ोन्स का ट्रेंड हो गया है ना? चाहे थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लिया हो बिगिनर्स ने तो कुछ समय बाद बहुत जल्दी कार खरीद लेते हैं, महँगी बाइक्स हो गए, शौक हो गए। तो इन सब चीज़ों के बीच आपको क्या लगता है? मैनेज नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है? मैनेज नहीं है। पर्सनली मैं बताऊँ मेरा भी वो कुछ बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो मुझे कुछ बताइए आप कि इन्वेस्टमेंट कैसे और क्या करूँ मैं? नहीं देखो, एट योर एज, तुम्हारी स्टार्टिंग की एज में अगर मैं बात करूँ हाँ, तो 25 से 30 की इन्वेस्टमेंट मतलब बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान नहीं रहता है जनरली। होता है कि ये खरीद लिया, ये गैजेट खरीद लिया, यहाँ घूम आए, बिल्कुल। लेकिन दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर हुँ, फ्यूचर। दिस इज द बेसिक राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप 25 से लेके 45 तक आप इन्वेस्टमेंट अच्छे करते हो तो यू विल एंजॉय योर फेज फ्रॉम 55 to 70। हुँ, हुँ। तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, और बेसिकली आपको ये समझना है कि अपनी सैलरी को मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। अपनी सैलरी को आपको बेसिकली डिवाइड करना है कि कितनी हुँ, जगह पे हुँ। आपको अपना फंड यूटिलाइज करना है। सैलरी का एक तो सैलरी, वो कैसे डिवाइड करूँ मैं? देखो सैलरी में हमेशा एक मेजर पार्ट रहता है बेसिक नीड्स का। जो आपका 30 to 40% आपकी जो सैलरी रहती है हुँ, वो हुँ। आपके बेसिक नीड्स में चली जाती है, रेंट में, खाने में, ट्रैवल में, और जो भी हुँ, बेसिक नीड्स हुँ। हैं उसमें चली जाती है। हुँ, अगर मैं हुँ। उसके अलावा बात करूँ, जो बाकी 60% जो सैलरी रहती है हुँ, ना, हुँ। उसको हमें कैसे इन्वेस्ट करना है कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट हो, इमरजेंसी सिचुएशन आए तो हमारे पास फंड हो। कभी भी कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुँ। आती है अपने को, तो अपने पास इतना फंड हो कि हम उससे बियर अप कर सके। तो उसके लिए हमें उसको डाइवर्सिफाई करना है, दैट हुँ, 60%। उसमें हम ऐसा करते हैं कि 20 से 25% या 30% अकॉर्डिंग टू योर रिस्क हुँ, एपेटाइट हुँ। हमें इक्विटी मार्केट में लगाना चाहिए। बट ये इक्विटी मार्केट क्या है? मुझे नहीं समझ आता। मेरे घर वाले कहते हैं कि हाँ, एफडी में पैसा लगा दो, देखो सेफ है। हाँ, इक्विटी मार्केट जिसको नहीं समझ हुँ, आता, हुँ। उसको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो यू हुँ, कैन हुँ। गो फॉर प्रोडक्ट्स लाइक एसआईपी, जिसमें आप रेगुलर वो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग कर करता रहूँ सकते मैं। हो। हुँ। यू कैन गो फॉर प्रोडक्ट लाइक आईपीओस, प्री आईपीओस, आप उसमें जा सकते हो। और आप अगर किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक हो, जैसे आजकल आईटी का बूम हुँ, है, हुँ। आपको पता है कि आगे जाके आईटी और इवन दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर इज बूमिंग। तो हुँ, हम हुँ। उन सेक्टर्स में सेक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रादर गोइंग फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक। वी कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स, तो हम इंडेक्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता है कि मुझे इक्विटी में किस स्टॉक में हुँ, लगाना चाहिए, क्या लगाना है, सबसे बेटर जो आपका 20 टू हुँ, ट्वेंटी फाइव हुँ। परसेंट आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हुँ, हो, हुँ। डिवाइड दैट 2 into 5 parts। हुँ, इन्वेस्ट इन हुँ। एस आई पी, इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, हुँ, हुँ। और इन्वेस्ट इन डायरेक्ट मार्केट। डायरेक्ट हुँ। इक्विटी मार्केट में आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जिसमें आपको हाई डिविडेंड मिलता है, जिनका आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा प्लानिंग है, उसमें इन्वेस्ट करो। और 5% आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, निफ्टी इंडेक्स, आईटी हुँ। इंडेक्स, ऑटोमोबाइल इंडेक्स, इनमें इन्वेस्ट करो। तो आप पर्टिकुलर एक सेक्टर में नहीं रहेगा तो कभी भी एक सेक्टर की ग्रोथ से आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बूम या बहुत ज्यादा लो में नहीं जाएगा। आपको हुँ। एक मिक्स्ड एवरेज रिटर्न मिलेगा, जो कि 15 से 20% का मार्केट का एनुअली एक रिटर्न रहता है। तो हुँ। आपको ये पता है कि आपकी जो भी सैलरी है, आपका उसका 25% आपने एक ऐसे फंड में डाला है जहां पे आपको 15 से 20% का एनुअली रिटर्न मिल रहा है। और हुँ। जो रिटर्न आपको एक साल में मिला, फिर वो नेक्स्ट ईयर आपको वो इन्वेस्टमेंट उसके मल्टीफोल्ड हो जाती है। कंपाउंडेड एवरेज में आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो जब लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका रिटर्न्स काफी अच्छे रहते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, है ना? और मेरे बहुत कम ही फ्रेंड्स फाइनेंस बैकग्राउंड से, मुझे ये इक्विटी, डेट्स, कंपाउंडिंग ये टर्म समझ नहीं आते हैं। हाँ। ले दे के एफडी में लगा दो या हम्म। एसआईपी के नाम पे शायद कुछ एलआईसी की या कोई बैंक वाला जो सजेस्ट करता है वो पॉलिसी वगैरह खरीद लो, ऐसी कुछ चीज़ें मुझे समझ आती है। तो ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, इसलिए मेरा कोई कोई रुझान नहीं है इन्वेस्टमेंट की तरफ कि हाँ, मुझे कैसे नहीं, इक्विटी फंड ये सब एक्चुअली मैं मुझे बता समझ नहीं दूं आता, कि मुझे देखो, क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट हम जनरली करते हैं, मैं आपको ऐसा समझाती हूँ हुँ, कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो। अगर बैंक एफडी में आप डालोगे तो आप देखोगे कि उसमें एनुअली आपको 6% का रिटर्न मिलता है, 6 से 6.5% का। हुँ। तो वो बहुत एक लेमैन रिटर्न है, जिससे आपका कुछ भी आगे जाके कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। अल्टीमेटली गोल या पर्पस हम लाइफ में क्या बोल सकते हैं, हमें अपना घर हुँ। खरीदना है, हमें गाड़ी खरीदनी है, कल को अपना फैमिली अच्छे से प्लान करना है, बच्चों की एजुकेशन प्लान करना है। तो वो कुछ भी नहीं
इस रेट ऑफ रिटर्न से नहीं हो सकता। तो उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमें अपना रिस्क एपेटाइट बढ़ाना पड़ता है। जहाँ 6% इन डेट, मतलब अगर मैं बोलती हूँ तो डेट में 0% रिस्क है, लेकिन एज कंपैरेटिवली हमारा रिटर्न भी 6% का है। लेकिन हम डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है और आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप टाइम डिवोट नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन प्लान फॉर एसआईपी। एसआईपी में क्या है कि रेगुलरली मंथली आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो जो आपकी एनएवी है वो एवरेज होती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आज मेरी 10 रुपए की एनएवी है, 10 रुपए की एनएवी में मेरे पास 100 यूनिट है, कल वो 15 रुपए की होगी, मैं सेम अमाउंट इन्वेस्ट करूंगी तो मेरे पास 100 यूनिट और आएंगे, तो ये ऐसे ऐसे करके एवरेज बन जाता है। तो जब आप लॉन्ग टर्म में उसको आज से 5 साल 10 साल बाद जब उसको निकालने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे कि आज का आप छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट आपका महीने का 4 या 5 हजार रुपए का उस टाइम पे आपको लखपति बना देता है लॉन्ग रन में। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए कुछ नहीं है, आपने एक अच्छा सा फंड मैनेजर चूज किया और उसके एसआईपी के प्रोडक्ट में आपने इन्वेस्ट फंड किया। मैनेजर कहाँ से मिलेगा? फंड मैनेजर हर फंड का आप इजीली वेबसाइट एनएससी या मनी कंट्रोल पे आप जा सकते हो। उसमें सारे फंड्स के आप अगर नॉर्मल डालोगे टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स में, तो आपके पास टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ जाएगी, प्लस उनके फंड मैनेजर्स कौन है, उनका क्या डिटेल है, उनका क्या पोर्टफोलियो रहा है, आप उसको कर सकते हो। और उसमें आप इक्वली डिसाइड, देखो कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है ना, कभी भी एक प्रोडक्ट में या एक फंड में 100% नहीं करना चाहिए। हमेशा डाइवर्सिफाइड जो इन्वेस्टमेंट होता है आपको मल्टीपल इनकम के रिसोर्स देता है। कहीं अगर एक रिसोर्स से आपको कुछ, आपका पोर्टफोलियो नहीं भी बढ़ेगा, तो हो सकता है अगले 5 रिसोर्स से आपका पोर्टफोलियो उससे ज्यादा बढ़े। बहुत डर लगता है पैसे लॉस हो जाएंगे। मैंने काफी दोस्तों को देखा है पैसे खोते हुए शेयर मार्केट नहीं, शेयर्स देखो, अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शेयर्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन्वेस्ट इन दो इक्विटीज जिनके डिविडेंड अच्छे होते हैं, अच्छी कंपनीज, रिलायंस हो गया, नेस्ले हो गया, आईटीसी हो गया, एसीएस हो गया, बैंक्स में आप एचडीएफसी बैंक हो गया, इन कंपनीज के शेयर एज पर देयर ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छे जाते हैं। काफी महंगे शेयर हैं, लेकिन उनके डिविडेंड्स, बोनस और ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। जैसे जैसे हमारा देश, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये सेक्टोरियल वाइज ये शेयर जो हैं वो ग्रोथ करेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो ऐसे स्टॉक्स लो जिनका डिविडेंड अच्छा आता है, जिनका बोनस अच्छा आता है, और जो अपने सेक्टर के अपर टॉप 3 में से एक कंपनी को इन्वेस्ट करो, तो वो आपको कभी लॉन्ग रन में कभी कोई नुकसान नहीं देगी। अगर आप उसी उसी की जगह अगर पेनी स्टॉक्स में या ऐसे सुने सुनाए स्टॉक्स में जाओगे, तो लॉस के चांसेस बढ़ते हैं। इक्विटी मार्केट में अगर आप सोच समझ के अच्छी कंपनी में और अपने पैसे में इन्वेस्ट करोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। हो सकता है रिटर्न थोड़ा लेट आए, लेकिन लॉस नहीं होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? इंट्राडे ट्रेडिंग जो एज ज्यादा कि इंट्राडे है कि आज लॉस है प्रॉफिट है आज ही खत्म, जो भी है आज हाँ वो रिस्क, उसमें 100% रिस्क है कि आपने आज जो पैसा लगाया वो 100% आपका रिस्क है। कि आज जो भी आपने पैसा लगाया वो या तो आपको 10 रुपए की चीज हो सकता है 100 रुपए भी बन जाए, लेकिन आपके 100 रुपए की चीज 10 रुपए होने के चांसेस उससे ज्यादा रहते हैं। तो वो जनरली उन लोगों के लिए जिनके पास मतलब हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास 100 रुपए है ना, तो वो 1 रुपए का रिस्क मार्केट में ले लेता है कि हो सकता है मेरी 1 रुपए की चीज 10 रुपए हो जाए, और अगर 1 रुपए डूब भी गया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट का नाम जैसे हम शेयर की बात करते हैं तो मोस्टली लोग उसे ऐसे ट्रेडिंग लेने लगते हैं। इसमें आपका क्या नहीं, कहना है? देखो शेयर मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं। मनी वेरी फास्ट हाँ, है तो देखो जितना फास्ट आप चाहोगे उतना ज्यादा उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होता है। जो धीरे धीरे खाओगे ना ठंडा कर करके, वो नुकसान नहीं देगा और मुंह नहीं जलाएगा। जितना ज्यादा तेजी से खाने की कोशिश करोगे और जितना गरम गरम खाओगे, उतना आपको मुंह जलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वही वाला है। हम यहाँ बात करें इन्वेस्टमेंट की, मैं आपको सजेस्ट करी हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करो। ट्रेडिंग करना या नहीं करना इवेंट बेस होता है। जब कभी मतलब ऐसा होता है कि बजट आने वाला है या इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस टाइम पे ट्रेडर जो है कुछ फंड लगाता है अपना एक लक टेस्ट करने के लिए कि उस टाइम पे हो सकता है उसको उससे अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो वो कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ वीडियो गेम, हम ट्रेडिंग इज फॉर दिस ट्रेडर, ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ वीडियो गेम। तो उसमें आप हार भी सकते हो और जीत भी सकते हो, दोनों की सेम पॉसिबिलिटीज होती है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं बेस्ट 3
इन्वेस्टमेंट पर्पज से 3 इंस्ट्रूमेंट आपकी तरफ से क्या होंगे? देखो, बेस्ट। बेस्ट 3 इंस्ट्रूमेंट अगर मेरे से आप हुँ। पूछोगे ना, तो डायरेक्ट इक्विटी में भी मैं इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट इक्विटी। हाँ, बिल्कुल, जो हुँ। अच्छे स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है और जिनका डिविडेंड अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट करो। हुँ। सेकंड, आप लॉन्ग टर्म, जैसे हुँ, लॉन्ग हुँ। टर्म इन्वेस्टमेंट होती है प्री आईपीओ, जिसमें हमें पता है कि हमारा पैसा 2 या 3 साल में मल्टीफोल्ड हो लेकिन जाता है। प्री आईपीओ का रिस्क बहुत है मार्केट में, अगर नहीं आया तो? नहीं, उसमें भी काफ़ी अच्छी कंपनीज़ होती हैं, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करो तो आता ही है आईपीओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये 2 मेन फैक्टर अगर आपने अपने दिमाग में रखे हैं, तो आपको प्री आईपीओ में कभी लॉस नहीं होगा। आप बेसिक लेवल पे इन्वेस्ट करो। और सेकंड, अगर थर्ड आप इंस्ट्रूमेंट अगर आप इसमें बोलते हो, तो गो फॉर एसआईपी। अगर कुछ भी नहीं समझ सेफर आता, साइड। ले मैन लैंग्वेज है कि भाई मेरे को नहीं नॉलेज है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो एसआईपी करो, दूसरे के दिमाग से चलो। क्योंकि उस चीज में प्रोफेशनल है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसने पढ़ा है, उनके पास रिसर्च है, तो गो फॉर देयर रिसर्च। एज अ इंडिविजुअल आपको क्या लगता है कितना इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए एक्टिव? हाँ, जैसे अभी कोविड का टाइम था, तो मेरे हिसाब से 5 से 10% का हमारी सैलरी का हमें हमेशा इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। जैसे नोटबंदी होता है, या कोविड आ जाता है, या कोई और डिसास्टर, या हमारी फैमिली में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो कुछ ऐसा फंड होना चाहिए जो इंस्टेंट हम निकाल सके। जैसे एफडीज भी होता है, लेकिन एफडी भी हम रिडीम करवाएंगे जाएंगे, इट टेक्स 1 और 2 days टाइम, और समटाइम इट विल बी इन 1 और 2 आवर। लेकिन कुछ इमरजेंसी फंड 5 से 10%। इमरजेंसी फंड घर में कैश रखना कैसा है नहीं, कैश नहीं रखना चाहिए। क्यों? आप उसको बैंक में रखो। कैश कुछ पार्ट आप रख सकते हो घर में, लेकिन कैश इज नॉट सिक्योर एट होम। लेकिन आप उसको अकाउंट में ही रखो। उसको आप अकाउंट में ही रखो। वो एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, जिसको आप कह सकते हो कि इमरजेंसी अकाउंट है, और आप उस फंड को इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकते हो। उसमें आप कर सकते हो कि वो आपके पास फंड पड़ा है, आपने कुछ पार्ट आपको कभी नीड है, या जैसे मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग में कुछ ऐसा टाइम आता है, कुछ ऐसे इवेंट आते हैं जिसमें आप अच्छा अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग करके एक रिस्क लेके कर सकते हो, तो उसमें से आप, जब आपका टाइम है, तो आप उसमें 1 और 2% उसमें से निकाल के आप अपनी किस्मत आजमा सकते हो। तो वो भी एक रहता है। लेकिन इमरजेंसी फंड होना आजकल की सिचुएशन में, जब हमने कोविड या ऐसी चीज़ों को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आया है, सबसे अच्छा लोग कहते हैं प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है प्रॉपर्टी इन्वेस्ट बहुत करने के अच्छा लिए। है, लेकिन देखो, मैं जनरली क्या होता है ना, कि प्रॉपर्टी जब आदमी सोचता है लेने के इट्स लिए, टू डिफिकल्ट टू हाँ, बिल्ड। जैसे नॉर्मल मैं बोल रही हूँ कि 25 या 28 ईयर्स की एज में आपकी सैलरी 50,000 60,000 साथ, पॉसिबल नहीं उतने में तो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेना। नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी आप कैसे लोगे? प्रॉपर्टी के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कि इतना हो कि बेसिक जो प्रॉपर्टी लेने के लिए या लोन लेने के लिए, जो अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमारा 80% तक ही हमें लोन मिलता है। तो जो वो 20% फंड है, वो कहाँ से आएगा? वो 20% आपको पहले अरेंज करना पड़ता है 3 से 4 साल में। उसके बाद आप प्लान कर सकते हो प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे 50 लाख का प्रॉपर्टी लेना है, तो उसका 20% मतलब 10 लाख रुपीज आपके पास होने चाहिए। तो वो 10 लाख कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है कि मुझे 5 साल में 10 लाख रुपए चाहिए प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो उसको मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगी, कितनी ज्यादा? उसके लिए आपको अपने इनकम के सोर्स बढ़ाओ। आपकी सैलरी एक इनकम की पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ गो फॉर अदर पार्ट अच्छा, टाइम ये वर्क्स डाउन एंड, पेमेंट की जो बात है, हाँ, मैंने देखा है बहुत से क्या करते हैं कि 10% 20% जो भी डाउन पेमेंट करना है, उन्होंने क्या किया, अपने जॉब तो लग गई, ठीक है, हो गए इंडस्ट्री में 4-5 साल 10 साल, 10 साल नहीं जाऊंगा, 4-5 साल की बात कर रहा हूँ। पेरेंट्स से 20% लिया पैसा कि हाँ ठीक है, माँ बाप के पास बैकएंड में अगर वो जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, उन्होंने पैसा दिया, तो उससे डाउन पेमेंट किया। अब जो सैलरी आ रही है उसका एक हायर अमाउंट हुआ एज ईएमआई EMI पे कर प्रॉपर्टी रहे में हैं। पे कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी से बस खाना पीना चल रहा है। तो क्या ये भी सही तरीका इन्वेस्टमेंट का, या? इसको मैं सही भी नहीं बोलूंगी और गलत भी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं ये उनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि जिन पेरेंट्स से आज वो 10 या 15 लाख रुपए ले रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया था कि आज इस रिटायरमेंट की एज में भी उनके पास 10 से 15 लाख रुपए हैं आपको देने के लिए? तो आप पहले उस स्टेज तक तो पहुंचो कि अपने पेरेंट्स ने, अगर आप उस लाइफ की उस स्टेज में हो, तो क्या आपने अपने बच्चों के लिए आप 10-15 लाख रुपए वैसे निकाल पाओगे? ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? ठीक है। प्लस उसके बाद देखो, प्रॉपर्टी जनरली लोग
लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच के या उसी के थ्रू बनाते हाँ हैं जनरली मतलब वरना इंडियन पेरेंट्स उस पेरेंट। समय तो एफडी का बड़ा क्रेज रहा है कि हाँ हाँ चलो गवर्नमेंट जॉब है तो तब से वो एफडी में डालते जा रहे हैं। हाँ 10 साल 20 साल बीत गए, नहीं, आज अच्छा पहले तो पैसा उनके एफडीज पास। का भी इतना क्रेज नहीं था, लोग घर हाँ में जनरली लोग गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते थे, अगर मैं बोलूँ कि सबसे रादर ज्यादा। गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 1 ईयर में डबल भी हो सकता है, यू हम्म, नेवर नो, तो वो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट टूल है। हम्म, लेकिन गोल्ड में जनरली क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं ऑर्नामेंट्स बना के, जो कि हम्म, हम उससे हमारे सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं अच्छा कि अगर मैंने अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया तो मैं उसको बेचूंगी तो एक नेगेटिव अच्छा इम्पैक्ट कुछ आएगा। लोगों ने मुझसे कहा है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। नहीं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इट्स है, ऑलवेज गुड। क्योंकि गोल्ड हमारा एक ऐसी कमोडिटी है जो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड चलती है। तो किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपने कहा एज ऑर्नामेंट नहीं करना चाहिए, हम्म, तो क्या हम कॉइन्स ले या फिर ब्रिक्स ले सकते हैं या हाँ फिर गोल्ड के शेयर्स में इन्वेस्ट करें क्या? और गोल्ड में अभी इन्वेस्टमेंट। फोन पे एप्लीकेशन में मैंने देखा पेपर गोल्ड भी अब ट्रेंड में आ चुका है और हम्म, कई चीज़ें हैं। तो काफ़ी गोल्ड में भी अब कितने वेरिएंट आ गए, तो हाँ क्या एक परफेक्ट सही तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट देखो, करने का गोल्ड में कि मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टमेंट दे? आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऑर्नामेंट हम्म, लेना बीइंग एन इंडियन, तो वो हमारी संस्कृति में है, हाँ ऑर्नामेंट पहनना, बीइंग अ गर्ल हम गोल्ड पहनते हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल्स का एक इमोशनल टच हाँ, है, मैं इमोशनल एज अ टच है, मेल मैं पूछ रहा कोई हूँ। भी फीमेल हाँ उसको लेके ये नहीं सोचती है कि इसको मैं कल को बेचूंगी। मुझे कैसे लेना हाँ, है? तो आपको हाँ लेना है, आप आप कॉइन्स के हम्म, फॉर्म में जा सकते हो, लेकिन कॉइन्स के साथ भी एक इशू होता है कि हमें उसको सिक्योरिटी पर्पस रहता है कि हम उसको रखेंगे, चोरी हो गया कुछ हो हम्म, गया, तो गो फॉर गोल्ड ईटीएफ, गो फॉर गोल्ड बॉन्ड्स और एक्सचेंज। गोल्ड के ईटीएफ्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, गोल्ड बॉन्ड्स पे कर तो रहे हो, इनकी क्या गोल्ड वैल्यूएशन उतनी इवेंट्स ही कर रहे है हो, उतनी ही होती है वो और फ्यूचर रिटर्न? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जैसे अच्छा गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है वैसे वैसे उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। इवन सॉवरन हम्म, गोल्ड बॉन्ड जो हर साल आते हैं, 8 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है, उसमें पता हम्म, है कि आपने इन्वेस्ट कर लिया तो 8 साल आपको पता है कि मैं नहीं हाथ लगा सकता उसमें, तो हाँ लेकिन 8 साल में गोल्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको पता नहीं। आई होप ज़्यादा हाँ ही होगी। ऑब्वियसली ज्यादा होगी। आप ये अभी से क्या, आप पुराने से, अगर मैं आज से 50 साल 60 साल पहले की बात करूं, तो गोल्ड आपने कभी देखा है कि कभी गोल्ड एक्चुअल वैल्यू से 2 साल बाद नीचे आपको मिला, कभी नहीं मिला है, कभी नहीं, आज गोल्ड तक हमेशा ऊपर है, अप्रिशिएट ऊपर ही होगा। गया है। तो गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया जाए, हम्म, क्योंकि जनरली हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हम जिन ज्वेलर्स से या जिनसे बनवाते हैं वो हम्म, उतना परसेंट उसमें मेकिंग ले लेते हैं कि जब तक आपका 10-15% 20% सोना बढ़ना होता बढ़ता वो नहीं है ना, सब। वो पहले ही वो आपसे ले चुके होते हम हैं, तो वो ब्रेक आपको इवन लगता है पॉइंट कि पे पहुंच मैंने जाते हैं। इतने का लिया था और मैंने इतने का बेच दिया तो खराब हो गया। ये चीज़ हाँ मुझे लगता है मेकिंग चार्ज के चक्कर में हाँ हम जितना वेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि हम एक बस ब्रेक इवन पॉइंट हाँ पर हाँ आके रुक जाए और हमें कुछ खास रिटर्न मिले। हाँ, तो उसके लिए तो सबसे इसके लिए अच्छी चीज, हम्म, सबसे अच्छी चीज ये है कि आप गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम्म, इन्वेस्ट करो, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप करो, गोल्ड में आप कॉइन्स ले सकते हो। देखो एज अ लेमैन अगर मैं हम्म, बोलूँ कि मंथली सैलरी से मैं सोचूं कि यार मैं गोल्ड तो बहुत महंगा आता है, आज के डेट में 60,000 के करीब है, तो बिल्कुल मैं और साठ मेकिंग हजार चार्ज का मैं इतने सोचूं ज़्यादा कि हैं कि अगर मैं 10 ग्राम लूंगा तो साठ हम्म, हजार तो यार उतनी तो मेरी सैलरी नहीं है, बाकी खर्चे भी है, बिल्कुल तो क्या, तो मेरे को लगता है कि आदमी को अगर इन्वेस्टमेंट का मन है तो वो 10 ग्राम नहीं सोच के 1 ग्राम हर मंथ इन्वेस्ट कर सकता है गोल्ड में इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स। कॉइन्स कर सकता है, या आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूनिट्स ले सकते हो जिसमें आपको सिक्योरिटी सेफ्टी का भी कोई दिक्कत नहीं, इवन कॉइन्स हैव सम मेकिंग चार्जेस जो कि आपको ईटीएफ में या गोल्ड एक्सचेंज फंड में नहीं है। नहीं है उसमें, तो हाँ यानी जो मेकिंग चार्ज है वो पूरे पूरे हमारे हाँ बच गए। तो बिल्कुल। गोल्ड का जो रेट है इससे अच्छा हम शेयर्स खरीद सकते हैं गोल्ड के, हाँ गोल्ड ईटीएफ में करो, गोल्ड बॉन्ड्स में करो, गोल्ड में बहुत और उनका सारे हैं प्राइस एज इट इज बढ़ेगा जैसे गोल्ड का जैसे गोल्ड बढ़ेगा, तो बढ़ता है। नो लॉस। हाँ मैं बोल रही हूँ कि अगर जैसे गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, अगर उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मैं बोल रही हूँ आ रहा है, लेकिन आपका मेकिंग बढ़ जाता है तो आपको 15 से 20% का फर्स्ट डे से उसमें बेनिफिट मिलता है, अच्छा क्योंकि जनरली अगर आप तनिष या इसमें आई विल मालाबार डेफिनेटली या परचेज। कल्याण या जो भी ज्वेलर होते हैं या आपके लोकल भी ज्वेलर होते हैं, 10 से 15% या 20% के बीच में नहीं लोकल मेकिंग ज्वेलर से रहता है। ज़्यादा तो इनके चार्जेस हैं। हाँ ब्रांड, आप दे आर ब्रांड्स के, ब्रांड्स, हाँ। यस। तो जैसे ये ब्रांड ने इतने सारे चार्जेस बढ़ा रखे हैं, अभी रिसेंटली मैंने एक अंगूठी खरीदी थी तो उसमें भी देखा काफ़ी सारे चार्जेस हैं।
ये मुझे रियलाइज हुआ जब तक रेट बढ़ेगा, अगर मैं रीसेल का प्लान भी कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या है ब्रेक ना, इवन पॉइंट पे आ जाऊंगा, हाँ, प्रॉफिट तो कुछ खास नहीं एक्चुअली मिलेगा। क्या है कि प्रॉब्लम क्या है ना कि हम हम्म, जो यंग इन्वेस्टर जाते हैं ऐसे तनिष या जो भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या कल्याण ज्वेलर्स हो गए, इन पे हम्म, हम लोग जनरली उसका डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हैं कि इसमें कितना परसेंट गोल्ड है, कितना परसेंट मेकिंग है। वी जस्ट गो बाय द हम्म, डिजाइन। जनरली लेडीज का क्या होता है कि डिजाइन अच्छा है, डिजाइन। डिजाइन के चार्जेस तो लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, आजकल तो ऐसा जमाना भी नहीं है कि पहले जमाने में ऐसा होता था कि बड़े बड़े सेट्स हैं और पब्लिक पहन के घूमती थी। अभी एज अ मिडल एज अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो आई डोंट प्रेफर वेयरिंग गोल्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं मैरिज में जाना है, वो फॉर आर्टिफिशियल यार, आई विल बी मोर इन पीस। ऑब्वियसली, हाँ, अगर तो कुछ गिर उस गया, खो हाँ, गया। तो वो उसको लेके ऑर्नामेंट को मैंने अपने घर की अलमारी में बंद कर दिया, तो उसका क्या ही फायदा है। कल को मुझे फ्लैट लेना होगा, मुझे गाड़ी लेना होगा, मैं उसको बेचूंगी, तो लोगों की मेंटेलिटी है कि अरे गहने बेच रहे हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत है, गहने बेच कोई के, हाँ, परेशानी एक है। तो गहने मेंटालिटी यहाँ बेचना बन एक रही नेगेटिव है। इम्पैक्ट है। अदर और उसके अदर साइड में अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड हम्म, पड़ा है, तो मैं उसको किसी को भी बेच रही हूँ या मुझे किसी को कंसल्ट नहीं करना पड़ता एक उसको चीज तो है, बेचने के लिए। गोल्ड खरीद इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदने के बावजूद भी बेचते समय आपको वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन इम्पैक्ट नहीं आता आता, है, और हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट इम्पैक्ट आता है। आता है कि यार मुझे हाँ, सोना बेचना पड़ा सोना यार, बेचना मतलब पड़ मुझे रहा है, अपना बताओ गहने इतने बेचने पड़े। मेरी हालत तो वो होगी। एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हाँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड रखो, क्योंकि दैट विल गिव यू अ फील जस्ट लाइक यू आर रिडीमिंग योर म्यूचुअल फंड्स और यू आर रिडीमिंग योर पोर्टफोलियो। तो उसमें हम्म, आपको बुरा फील नहीं होता है कि हाँ ठीक है, मैं मुझे प्रॉफिट आ रहा था, आई हैव बुक माई प्रॉफिट, because I need to invest in other things, हम्म, like I'm purchasing a house, तो मैंने वहां इन्वेस्ट कर लिया, वो भी तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी इज अ हम्म, गुड इन्वेस्टमेंट। जस्ट एक वो इजीली लिक्विडेट नहीं होता है, क्योंकि हम्म, वंस यू बाय अ प्रॉपर्टी यू विल नॉट इजीली एबल टू सेल इट एट अ हायर प्राइस। तो जनरली बहुत understood। ज्यादा इमरजेंसी अगर फंड की जरूरत है तो हमें प्रॉपर्टी कभी कभी कम में भी बेच के अपनी नीड फुलफिल करनी अच्छा, पड़ती है। फॉरेन स्टॉक्स के बारे में आप क्या कहना चाहिए? गूगल, एप्पल, एडोबी, एनवीडिया, इसके कुछ बहुत, टेस्ला हो गया, है ना? अभी कुछ न्यू एप्लीकेशंस आती है, जैसे आईएनडी एप्लीकेशन, ये आपको फ्रीडम देती है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है एज ए नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट? तो क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ना बहुत ज्यादा बूम आ गया है, लोग बहुत बहुत ज़्यादा। इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन इंडियन मार्केट से ज्यादा लोग बाहर कर रहा है इन्वेस्टमेंट कर इसमें। रहे हैं, क्योंकि उनको देखो, इन्वेस्टमेंट कोई भी करता है इसी प्रोस्पेक्ट से करता है कि उसको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। हम्म, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इंडिया से ज्यादा, एक ह्यूमन मेंटेलिटी है, हमें लगता है कि अरे इंडिया में इतनी ग्रोथ नहीं होगी, बाहर का पैसा जल्दी ग्रो करता है। हम्म, तो वो उस मेंटेलिटी में है। लेकिन जैसे यहाँ पे हम लोग ब्लू चिप कंपनीज ढूंढते हैं, ऐसे गूगल हो गई, टेस्ला हो गई, ये वहाँ की अच्छी बट दो कंपनीज हैं। शेयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो 28-28 हज़ार का एक शेयर, 51 हज़ार का एक शेयर। बिल्कुल मिलता है, लेकिन आप अगर लॉन्ग रन में उसमें आप ग्रोथ में देखोगे तो वही ग्रोथ है। देखो, मैं बोलती हूँ 51,000 रुपए का एक आपने वहां हम्म, शेयर लिया, यहाँ रिलायंस 2500 रुपए में आपने एक लिया, तो 51,000 में कितने ज्यादा शेयर्स आएंगे। रिलायंस इज अ गुड कंपनी, ठीक है, तो हाँ, उसी मल्टीफोल्ड में आपके रिटर्न्स होंगे। वो 51,000 की चीज अगर 1 लाख रुपए होगी तो आपको 51,000 का प्रॉफिट है। यहाँ 2500 वाली चीज अगर आपकी 6,000 की हो जाएगी तो सेम इन्वेस्टमेंट आपको आएगा। लेकिन जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि बाहर की चीजें तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं बिल्कुल। है, हमारे इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, और जिनका आगे लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसे ईवी, ईवी का इन्वेस्टमेंट जो था ना, लोग हम्म, आज से अगर 1 डेढ़ साल 2 साल पहले का ना, तो लोग नहीं करते थे कि अरे कोई नहीं लेगा। लेकिन आज आप देखो ईवी का कितना बूम है, ईवी मार्केट में हम्म, दिखता है। आप अगर कोई कार या कुछ लेने चाहते हो तो यू प्रेफर बाइंग ईवी, कि हम्म, कन्वीनियंट है, पोल्यूशन फ्री है और फ्यूल एफिशिएंट हम्म, है, तो हम लोग उसमें प्रेफर करते हैं। और आज से और 1 साल बाद आप देखोगे कि हमें लगेगा कि अरे पेट्रोल डीजल तो बेकार है, ईवी सही है। तो वो आपके सेक्टर की ग्रोथ है, आपने पहचान लिया किस टाइम, राइट टाइम में आपने पहचाना हम्म। कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट। दैट मीन राइट टाइम हाँ, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी बहुत है जरूरी लाइफ है। में। और हम एटलीस्ट, अगर आप 25-30 की एज में हो तो इन्वेस्टमेंट सबसे आपको राइट टाइम शुरू है कर ट्वेंटी देना फाइव चाहिए थर्टी में, एनी अगर हाउ। आप इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर दोगे ना, हम्म, तो लॉन्ग रन में आपको ये समझ आ जाएगा कि इस टाइम का इन्वेस्टमेंट मेरा, मेरे जो लाइफ का फेज आएगा 50 से 65 ईयर्स का, तो मुझे अपने बच्चों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। मेरी बेसिक, जैसे आज आपके फादर आपको पैसा दे पा रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, आप भी अपने बच्चों को दे पाओगे कि जाओ और ये खरीद लो। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। थैंक यू सो मच फॉर दिस एडवाइस। और इस तरह के और भी डिस्कशन हम हाँ, विल इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली पर, डू इट। चीज़ों पर करते रहेंगे। तो
आपको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।